सरकार योजना तो चलाती है, लेकिन बैंक से लोन लेना अभी भी उतना आसान नहीं है। उस एंटरप्रेन्योर की क्षमता देखनी है। रिटायरमेंट के बाद भी क्या इस तरह के लोन अप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं? प्रॉब्लम तो छोटे वालों की ही ज़्यादा है। सिडबी जो है, इसकी क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में बता दीजिए जो बहुत सफल रही हैं। ये सिडबी कई तरह के प्रोडक्ट्स खुद भी डिलीवर करता है। डेयरी और पोल्ट्री जैसे कारोबार ही होते हैं। दो चीज़ें अक्सर देखी जाएंगी। सर, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए, ये बहुत ही एक कठिन सवाल है। नमस्कार, एमएसएमई बदलाव के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने वाले खास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिडबी की। इसकी भूमिका और एमएसएमई स्टार्टअप से जुड़ी तमाम खास बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री नवीन कुमार मैनी जी, जिन्हें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में करीब 48 सालों का अनुभव है। सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से रिटायर हुए एनके मैनी जी भारत सरकार के कई खास आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा सीजीटी एमएसई बोर्ड की अध्यक्षता भी की है। सर, हम पहला सवाल आपसे सिडबी को लेके ही करेंगे। सिडबी क्या है? सिडबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेटअप हुआ है। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और ये एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर 3 मेजर रोल करता है, यानी प्रमोटिंग, फाइनेंसिंग एंड डेवलपिंग द एमएसएमई सेक्टर। तो सर, ये इस पे लोन अगर कोई लेना चाहिए, सामान्य बैंक की तरह ही होता है या इससे अलग होता है? सिडबी और सामान्य बैंकों में कई अंतर हैं। सिडबी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका फोकस एक्सक्लूसिवली एमएसएमई सेक्टर है। बैंकों का फोकस हर एरिया पे होता है। कमर्शियल बैंक, चाहे एग्रीकल्चर लोन हो, इंडस्ट्रीज़ हो, बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हो, लेकिन प्रिंसिपल डिफरेंस ये है कि एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिडबी का फोकस केवल एमएसएमई सेक्टर पे रहेगा, उसकी ग्रोथ पे रहेगा, उसकी डेवलपमेंट पे रहेगा। और जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने की और इकोसिस्टम डेवलप करने की, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ और फास्टर हो, वो वहाँ सिडबी स्टेप इन करता है। तो सिडबी लोन देता है बेसिकली? सिडबी का डुअल रोल है। एक होलसेल इंस्टीट्यूशन का रोल कहलाता है और एक डायरेक्ट लेंडिंग का रोल कहलाता है। तो जैसे जो होलसेल रोल होता है वो रीफाइनेंसिंग रोल होता है। कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इत्यादि जो लोन देते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो सिडबी उनको रीफाइनेंस देता है, वो उनके लोन्स के अगेंस्ट, और वो रीफाइनेंस उनके रिसोर्सेज ऑगमेंट करता है, बढ़ाता है और उनकी लेंडिंग कैपेसिटी और बढ़ा देता है। और जहाँ तक सिडबी की डायरेक्ट फाइनेंसिंग स्कीम्स हैं, ये सिडबी कई तरह के प्रोडक्ट्स खुद भी डिलीवर करता है, लेकिन प्रिंसिपल रोल उसका इनडायरेक्ट फाइनेंस है। मेजर जो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट आज भी इनडायरेक्ट फाइनेंस, जो रीफाइनेंसिंग रोल है, और इकोसिस्टम डेवलपमेंट जो दूसरा मेजर चीज़ है। जैसे कि 3-4 जो मेजर संस्थाएं या एक्टिविटीज सिडबी ने डेवलप की। सबसे पहला तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। लघु उद्योगों की एक मेजर इशू अक्सर ये होती है कि उनके पास सिक्योरिटी कुछ नहीं होती देने को, और जब बैंक में जाते हैं तो अक्सर पहला सवाल होता है कि आप कोलैटरल सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं। तो सीजीटीएमएसई जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, ये सेटअप हुआ था इसी पर्पस से कि कोलैटरल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को हटा दिया जाए और उसके ल्यू में एक गारंटी बैंक्स को दी जाए जो वो सिक्योरिटी का पर्पस सर्व करेगी। तो इस तरह एक तो सीजीटीएमएसई हो गया रोल। दूसरा रोल है कि कई तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्टार्टअप इंडस्ट्री कहलाती है। हाई टेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, डीप टेक प्रोजेक्ट्स होते हैं, एग्रोटेक भी होते हैं, स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो
इन सब प्रोजेक्ट्स की फंडिंग नॉर्मल कोर्स में बैंकों में अप्रेजल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको स्पेशलाइज्ड फंडिंग चाहिए होती है जो वेंचर कैपिटल कहलाती है। तो सारा वेंचर कैपिटल का इकोसिस्टम जो एमएसएमई के लिए डेवलप हुआ है भारत में, उसका वो सिडबी ने ही डेवलप किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम रीजनल वेंचर फंड्स इनिशियली शुरू किए थे, फिर सिडबी ने सिडबी वेंचर कैपिटल अपनी एक सब्सिडरी कंपनी सेटअप की, उसके बाद एक रिस्क कैपिटल फंड सेटअप किया 2000 करोड़ का अपनी बैलेंस शीट से, और फिर 2 मेजर फंड ऑफ फंड्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सेटअप हुए 10-10 हज़ार करोड़ के। अभी ही पिछले बजट में लास्ट ईयर जो फंड ऑफ फंड्स 2.0 अनाउंस हुआ था, वो 10,000 करोड़ का फंड अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। पहले वाला 10,000 करोड़ का फंड फुल्ली यूटिलाइज स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे, एक आम छोटा व्यापारी जो होता है ये सिडबी तक पहुंच कैसे सकता है? सिडबी तक पहुंच आसान है या कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अगर सिडबी की तरफ से चलाई गई स्कीम्स के बेनिफिट्स लेना चाहता है तो उसकी पात्रताएं क्या होती हैं? अगर स्टार्टअप्स लोन ले रहा है तो क्या क्या उसे दिखाना पड़ेगा लोन लेने के लिए? तो सिडबी तक पहुंच कैसे आसान हो? देखिए, इसका ये सवाल को मैं थोड़ा डिफरेंटली फ्रेम करूंगा कि जो भी छोटा व्यापारी या छोटा सर्विस प्रोजेक्ट है या छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, उनको लोन कैसे मिल सकता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से, ना कि सिडबी तक वो कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसमें यह है कि मैंने जैसे बताया कि सिडबी ने पूरा इकोसिस्टम बनाया है जिससे कि खासकर माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है वो लोन अवेल कर सकें। और इसमें जो प्रिंसिपल इनिशिएटिव, जो सबसे मेजर इनिशिएटिव मुझे दिखता है, वो सेटिंग अप ऑफ द मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो मुद्रा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पे सेटअप हुई है और सिडबी उसको मैनेज करता है। तो पहले मुद्रा लोन्स जो थे 3 कैटेगरी में थे, 50,000 तक, 5 लाख तक और 10 लाख तक, और अब एक चौथी कैटेगरी भी ऐड हो गई है 10 से 20 लाख तक की कैटेगरी। तो मुद्रा की लिमिट 20 लाख हो गई है। और मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि 2015 में मुद्रा सेटअप हुआ और 2015 से आज 2026 में हम 10-11 वर्ष में लगभग, जो मुझे ध्यान में है, कुछ 58 करोड़ लोन दिए गए हैं इसमें अंडर मुद्रा स्कीम, और टोटल जो लेंडिंग है लगभग 40 ट्रिलियन यानी 40 लाख करोड़ रुपए के करीब की टोटल लेंडिंग हुई है इस स्कीम में। अब सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि इतने सारे लोन कैसे हुए? तो इनमें रिपीट लोन्स आते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं कई 2-2, 3-3 साल के, तो वही बोरोवर को रिपीट लोन होता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है वो नेक्स्ट लोन हो जाता है, तो ऐसे उसका लोन बढ़ता भी जाता है और कई बार वो पूरा रिपे कर देता है, फिर से फ्रेश लोन ले लेता है। जी सर, यही समझना चाहूँगा, जैसे मुद्रा की ही बात चल रही है या सिडबी की तरफ से चलाए गए किसी भी इस तरह की स्कीम्स की बात कर लें, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है मुद्रा का? और इंटरेस्ट रेट के अलावा हम जो बात करेंगे, सब्सिडी भी कुछ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, और कोलेट्रल, इन तीनों को लेके मतलब मुद्रा कितना आसान है? हाँ, तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मुद्रा स्कीम है, ये सभी कमर्शियल बैंकों के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इत्यादि, ये सब मुद्रा स्कीम में लोन दे सकते हैं। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हर एक बैंक की अपनी अलग होती हैं, लेकिन लोन इसमें काफ़ी रीजनेबल कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे ही सभी बैंक देते हैं। और अक्सर हम ये मान सकते हैं कि जैसे प्रमोटर को डालना होता है अपना स्टेक, तो 20% के करीब प्रमोटर का स्टेक होगा, बाकी 75-80% के करीब लोन मिल जाता है। और रिपेमेंट टर्म्स भी अप टू डिपेंडिंग ऑन कैश फ्लो डिसाइड की जाती है कि कितना पीरियड में लोन रिपे होना है, वो डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल कैश फ्लो। जैसे सर्विस सेक्टर का अलग होगा रिपेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग होगा, ट्रेडिंग सेक्टर का अलग होगा। बिल्कुल तो सर, ये फ्लेक्सिबल है और ईच इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इस पे अपना डिसीजन लेता है, और लेंडिंग रेट भी उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं।
अच्छा सर, सिडबी से जुड़ी इस तरह के जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो स्टार्टअप्स और बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। मान लीजिए सर, मैं अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोलेट्रल के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बिजनेस आइडिया के मेरे पास और कुछ नहीं है, तो क्या सिडबी ऐसे लोगों की भी मदद कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिसके बारे में मैंने पहले भी वर्णन किया था, सेटअप हुआ था, क्योंकि ये कोलेट्रल की ही बहुत बड़ी समस्या थी जो एमएसएमई की ग्रोथ को रोक रही थी। और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और सिडबी ने मिलकर CGTMSE सेटअप किया था। और आज की डेट में जो गारंटी की लिमिट है अप टू 10 करोड़ रेस कर दी गई, यानी 10 करोड़ तक की गारंटी दी जा सकती है। और बड़े नॉमिनल सर्विस चार्ज होता है, अराउंड 1% पर एनम जो लगता है इस गारंटी पे, जो कि कई बार बैंक्स बियर कर लेते हैं, कई बार प्रमोटर बियर करता है, और कई बार होता है कि शेयर हो जाता है बिटवीन द बैंक एंड द प्रमोटर। वो बेसिकली एनुअल सर्विस चार्ज जो होता है। और तो और बैंक्स को ये बेनिफिट होता है कि जो लोन वो क्रेडिट गारंटी में देते हैं, अगर जो वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो भी जाए तो उन्हें उस पर कोई प्रोविज़न नहीं करनी होती, क्योंकि जो अमाउंट इन डिफ़ॉल्ट है उसके अगेंस्ट जो गारंटी है वो गारंटी अमाउंट उन्हें मिल जाएगा, इसलिए उनको प्रोविज़न नहीं करनी होती। टू दैट एक्सटेंट उनको लॉस नहीं होता। अच्छा सर, एक सवाल और यहाँ पे बनता है, जैसे एमएसएमई लोन की बात कर लेते हैं या इस तरह की जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, ये आमतौर पे बड़े शहरों के स्टार्टअप्स जैसे दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। टियर 2 और टियर 3 जैसे सिटीज़ पे अभी इनका बोलबाला कम है। उन शहरों की बात करें तो खुद के बिजनेस का मतलब डेयरी और पोल्ट्री जैसे कारोबार ही होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में भी थोड़ा कम जानकारी है। तो ऐसी छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए कोई योजना या कोई प्रचार या सरकार की कोई तैयारी है क्या? देखिए, एक तो पहले जो कमर्शियल बैंक्स का ब्रांच नेटवर्क है वो तो हर छोटे बड़े शहर में है, ये तो आप जानते ही हैं, और काफ़ी बड़ा ये नेटवर्क है जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल नेटवर्क पूरे देश में है, ये काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है। तो चाहे टियर 2 टाउन हो, टियर 3 टाउन हो, बैंकों की ब्रांचेस तो वहाँ भी हैं ही हैं। और जहाँ तक सिडबी का सवाल है, सिडबी ने भी अभी रिसेंटली अपना ब्रांच नेटवर्क काफ़ी रैम्प अप किया है और टियर 2 टियर 3 टाउन्स में कई ब्रांचेस खुल गई हैं। मुझे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं राजस्थान में ही हम अगर जो देख लें तो जोधपुर, किशनगढ़ जैसे टाउन्स में है, ईस्ट में रांची में है, साउथ में इरोड, होसूर वगैरह में है, वेस्ट में राजकोट, थाने एक्सेट्रा। यहाँ NCR में ही अगर जो हम देखें तो कुंडली, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, ये सब एरियाज़ में भी सिडबी की ब्रांचेस हैं और ये ब्रांच नेटवर्क सिडबी का भी रैंप अप हो रहा है। तो इसलिए हर जगह बैंक की ब्रांच और सिडबी की ब्रांच, और जहाँ जहाँ मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, खासकर जो SME क्लस्टर्स कहलाते हैं, वहाँ वहाँ सिडबी की ब्रांच आपको अक्सर मिल जाएगी। अच्छा सर, हमने मतलब इस तरह की योजनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं और वो आते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं बाकायदा। और सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कई योजनाएं हैं जिनका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन हम जब ऐसे वीडियोस के कमेंट बॉक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें जो एक समस्या मिल रही है लोगों को लोन उठाने में, वो एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये है कि सरकार योजना तो चलाती है लेकिन बैंक से लोन लेना अभी भी उतना आसान नहीं है। तो इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है ताकि इजली लोन या सब्सिडी जो है वो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है उसके पास तक पहुँचे? देखिए, इसमें मैं आपको 3 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पहले तो बताना चाहूँगा। सबसे पहला उसमें है उद्यमी असिस्ट प्लेटफॉर्म है। ये उद्यमी असिस्ट प्लेटफॉर्म जो है, इस पे वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज़ वगैरह के बारे में डिटेल्स हैं और क्या क्या सब्सिडीज़ मिल सकती हैं। और दूसरा, एक जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज होती है, छोटी एंटरप्राइज, उनकी रजिस्ट्रेशन, उद्यमी रजिस्ट्रेशन
पहले बहुत कम रजिस्टर्ड होती थी, लेकिन अभी इसने बहुत पेस पिकअप किया है और बहुत सारी जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं अब रजिस्टर्ड हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ MSME बेसिकली। तो वो रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हो गई हैं और प्रोसेस उनकी फॉर्मलाइजेशन की चल रही है, इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर में लाने की प्रोसेस चल रही है। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है उद्यमी मित्रा प्लेटफॉर्म। इसमें हमने स्टैंडर्डाइज्ड प्री सैंक्शन एक प्रोसेस, डिजिटाइज्ड प्रोसेस बनाने की कोशिश की है और जो छोटी एंटरप्राइजेज हैं जो मुद्रा लोन्स वगैरह साइज में जाना चाहती हैं वो इनके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बैंकों को अप्रोच कर सकती हैं और वो अपना इसमें उनको कुछ लगभग अगर जो मुझे फिगर ठीक से याद है 17,000 के करीब सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो उनको स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग वगैरह में भी मदद करते हैं, तो वो उनको वो भी मदद मिल जाएगी। और तीसरा जो सबसे मेजर इनिशिएटिव मैं समझता हूँ वो एक है 59 मिनट लोन पोर्टल, जो PSB लोन पोर्टल है 59 मिनट। इसमें जो यूनिट्स 1 वर्ष या ज़्यादा से एग्जिस्टेंस में हैं और उनका एक डिजिटल फुटप्रिंट बन गया है, जैसे कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, उनके GST रिटर्न हैं, उनकी जो बाकी तरह की मतलब बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल है और सिविल प्रोफाइल वगैरह भी बनी हुई है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको अवेलेबल हैं। तो वो लोन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं और अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ पे डिटेल में अपलोड कर देते हैं इस 59 मिनट PSB लोन पोर्टल पे। और 59 मिनट्स में 1 आवर में यानी नॉर्मल कोर्स में इन प्रिंसिपल क्लियरेंस मिल जाती है कि ये प्रोजेक्ट सपोर्ट वर्दी है कि नहीं, उनको क्लैरिटी मिल जाती है। और अगर जो नहीं भी है तो वो डिस्कस कर सकते हैं और आगे फिर से अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो भर के। तो इसके थ्रू फिर उनको बैंक ब्रांचेस में डायरेक्ट किया जाता है नेक्स्ट स्टेप में, जो उनको जो भी उनके नेबरहुड में बैंक ब्रांचेस हैं वो वहाँ जाके फिर अपना डिटेल्ड लोन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करा के लोन अवेल कर सकते हैं। तो ये जो तीन प्लेटफॉर्म है मेरे विचार में ये एक इन अ वे बहुत ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं लोन प्रोसेस में, और दूसरा उसको डिजिटाइज कर रहे हैं, पेपरलेस बना रहे हैं, और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, ईज ऑफ रेजिंग लोन भी बहुत बढ़ रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है और हेल्पफुल है। तो सर जेनजियों का दौर है, जेनजी एक टर्म्स बन गया है 2000 बोर्न के बाद वाले लोगों का, जो यंग है अभी, जेनजी, करेक्ट सर। तो सर एक ऐसा माइंडसेट बन गया है इन युवाओं में, मेरी ही एज ग्रुप के लोग हैं जैसा, ये ज़्यादा नौकरी नहीं करना चाहते, खुद का कोई स्टार्टअप बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो सर ये जो होते हैं इंडिविजुअल आदमी अगर कोई है वो लोन अप्लाई करना चाहता है, सिडबी से कैसे लाभ ले सकता है? मतलब एक अकेला आदमी, जैसे आपने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड की जो बात की वो 10 करोड़ होता है, एक बड़ा अमाउंट होता है, अप टू 10 करोड़ मैंने बोला है, मतलब वो 1 लाख का भी लोन उसमें गारंटी हो सकता है, 5 लाख का भी और 10 का। बिल्कुल सर, तो ये स्पष्टता मैं चाहता था कि अगर कोई 1 लाख का ही लोन लेना चाहता है तो इस तरह की मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम तो छोटे वालों की ही ज़्यादा है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे अगर जो आप कोलैटरल सिक्योरिटी मांगेंगे या थर्ड पार्टी गारंटी मांगेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर जाती है बैंक में, तो कई बार ये सवाल उठता है कि आपके हस्बैंड या आपके फादर क्या गारंटी दे सकते हैं, तो ये उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उस एंटरप्रेन्योर की क्षमता देखनी है, और अगर जो वो फिट है और अपनी प्रोजेक्ट चला सकती हैं तो हमें थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए। तो ये जो CGTMSE स्कीम है, एक तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी वाली इशू हल करती है, और दूसरी थर्ड पार्टी गारंटी भी उसमें अलाउड ही नहीं है। जो बैंक अगर जो CGTMSE में कवर करेगा तो वो थर्ड पार्टी गारंटी भी नहीं ले सकता। अच्छा सर, इस तरह की जो स्कीम्स चलाई जाती हैं इनकी एज लिमिट क्या होती है? हमने एक सबसे कॉमन सवाल ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने जानना चाहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी क्या इस तरह के लोन अप्लाई किए जा सकते हैं या नहीं? हाँ देखिए,
एक तो एज लिमिट ऑब्वियसली मेजॉरिटी होगी, मेजर होना चाहिए जो भी अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है लोन के, ठीक है ना, तो मेजर होना चाहिए। और दूसरे एंड पे स्पेक्ट्रम के, इसी स्पेक्ट्रम के आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो लोग रिटायर हुए हैं, माने 61 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, तो प्रोजेक्ट ज़रूर वो सेटअप कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी बैंक कुछ समय बाद एटलीस्ट ये देखना चाहेगा कि सक्सेशन प्लान क्या है, कोई सेकंड पर्सन भी उस प्रोजेक्ट में है जो कल को खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाए, जो मेन प्रमोटर हैं, जो वैसे भी किसी को भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पर उस एज प्रोफाइल में थोड़ी ज़्यादा रिस्क और चांस है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर बैंकर ये चाहेगा कि एक सेकंड लाइन ऑफ सक्सेशन ज़रूर उस प्रोजेक्ट में जैसे जैसे वो बढ़ता है डेवलप हो जाए, और वो यंगर थोड़ा प्रोफाइल होगी ऑब्वियसली। बिल्कुल। अच्छा सर, आपसे अगर जानना चाहें, किसी के पास 1-2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है और उसे अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है बिजनेस में, तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया भी आप बता दीजिए जो उसे बड़ा बना सकती है। देखिए, ये बहुत ही एक कठिन सवाल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है, और दूसरा वो किस एरिया में प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। तो थोड़ी सी उसको स्टडी करनी पड़ेगी कि उस एरिया में क्या ऐसी सर्विस है, या क्या ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, या कोई ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट है जिस एरिया में गैप है, और क्या वो गैप फिल इन कर सकता है। नंबर 1 मैं जनरल वे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये होगा। दूसरा, नॉर्मली आप कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हो तो 2 चीज़ें अक्सर देखी जाएंगी, या तो रॉ मटेरियल के आप करीब हो, जो रॉ मटेरियल आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या मार्केट इतना बड़ा है वो मार्केट के आप करीब हो। ये दोनों में से कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर देखना होना चाहिए प्रेफरेबली। तीसरा ये है कि बहुत सारे आज की डेट में सर्विस वाले प्रोजेक्ट्स हैं या ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो लिटरली आप कह सकते हो एरिया एग्नोस्टिक है, कहीं भी सेटअप हो सकते हैं। अब बिल्कुल एक सिंपल उदाहरण लेते हुए, जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, वीडियोग्राफी पार्लर हो गया, छोटा सा कैफ़े हो गया, ये जिम हो गए, छोटे जिम हो गए, या कई इस तरह की जो और छोटे छोटी संस्थाएं चल रही होती हैं। आपको देखना होगा आपके आसपास कौन से गैप्स हैं। मान लीजिए कि कोई सैलून की रिक्वायरमेंट है, आप वो सैलून सेटअप कर सकते हैं। कोई कार रिपेयर की या व्हीकल रिपेयर की ज़रूरत है, मोबाइल रिपेयरिंग की जैसे कोने कोने पे सेटअप हो जाती हैं। तो कई तरह के ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो छोटे अमाउंट में। आजकल एक जो बहुत पॉपुलर चीज़ हुई है क्लाउड किचन है। आप घर से क्लाउड किचन ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्पेस की कमी होगी नॉर्मली मेरे विचार में। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको देखने हैं जो आप या तो छोटी रेंटेड स्पेस में सेटअप कर सकेंगे, जो आप 1-2 लाख का बजट कह रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 25-30 हज़ार का रेंट अफोर्ड कर सकेंगे मैक्सिमम। बाकी आपके फिक्स्ड एसेट्स जो फिक्सचर्स खरीदेंगे उस पर लगेगा। तो वो आपको ये देखना होगा। एक छोटी बेकरी आपने सेटअप कर ली, फूड प्रोसेसिंग के कुछ वो प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। एक सवाल ये लेंगे कि अगर इस तरह की जो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, आपने बेकरी की बात कही, जिम की बात कही, ब्यूटी पार्लर, छोटा कपड़े का दुकान, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इनके लिए भी कोई स्पेसिफिक लोन योजना है क्या जो 2-3-4 लाख के आसपास में? जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये सब मुद्रा लोन योजना में बड़े आराम से कवर हो जाते हैं। और मुद्रा लोन योजना में नॉर्मली बैंक्स काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको आंकड़ा भी दिया था कितने लोन्स ऑलरेडी हो चुके हैं और कितने लोग असिस्ट हो चुके हैं। और इसकी एक और ख़ास बात है कि 60% बेनिफिशरीज वुमेन हैं। वुमेन, हाँ, तो ये एक हाँ, तो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण भी है। अच्छा सर, अब हम आपसे एक सवाल और लेंगे। सिडबी जो है, इसकी क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में बता दीजिए जो बहुत सफल रही हैं, या फिर जो बहुत अच्छी हैं और उनका प्रचार कम हुआ है। हाँ, तो सिडबी की देखिए, मैंने आपको इनडायरेक्ट योजनाएं तो सारी बता दी, जो मुद्रा हो गई या क्रेडिट गारंटी हो गई। अब सिडबी कि जो डायरेक्ट फाइनेंस योजनाएं हैं, ये नॉर्मली थोड़े बिगर साइज ऑफ यूनिट्स को हैंडल करती हैं बेसिकली। और उसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होता है,
इक्विपमेंट फाइनेंसिंग होता है, ग्रीन लोन फाइनेंसिंग होता है, मतलब जो यूनिट्स एनर्जी एफिशिएंसी में हैं या एनर्जी सर्विस कंपनीज वगैरह हैं, या जो कोई भी एमएसएमई किसी भी बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट के सप्लाई चेन में हो, वो भी फाइनेंस हो सकते हैं। तो कई इसी तरह इक्विपमेंट फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, वेरियस स्कीम्स हैं सिडबी के पास। और वर्किंग कैपिटल के लिए नॉर्मली सिडबी, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, बैंक और सिडबी में जो अंतर है कि सिडबी एक वित्तीय संस्था है, तो हमें एक ये थोड़ा सा लिमिटेशन है कि वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली हम सिडबी से नहीं करते, लेकिन हमने बैंक्स के साथ टाई अप किया हुआ है, तो वो हमारे ही फंड्स उस वर्किंग कैपिटल लोन में प्रोवाइड होते हैं, लेकिन उसका अरेंजमेंट कमर्शियल बैंक के थ्रू होता है, क्योंकि वो कैश क्रेडिट लिमिट वगैरह वो सब बैंक मैनेज कर सकता है। एक और स्कीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, बिल डिस्काउंटिंग या इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इसके लिए सिडबी ने प्लेटफॉर्म सेटअप कराया था, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो कहलाता है, ट्रेड रिलेटेड ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो है, एक तरफ एमएसएमईज रजिस्टर्ड होती हैं और दूसरी तरफ लार्ज बायर्स, जो लार्ज कॉरपोरेट बायर्स होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं। और एक बार वो एक्रेडिटेड हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, तो जब एमएसएमई कोई सप्लाई लार्ज बायर को करती है तो वो अपनी इनवॉइस इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देती है, और फिर वो बैंक्स जो हैं, डिफरेंट बैंक्स कॉम्पीट करते हैं वो इनवॉइस को डिस्काउंट करने को तो, और जो बैंक फाइनेस्ट रेट या बेस्ट रेट देता है, नॉर्मली एमएसएमई उसको सेलेक्ट करके अपनी इनवॉइस डिस्काउंट भी करा लेती है। तो ये भी एक इनोवेटिव वर्किंग कैपिटल ऑगमेंट करने की स्कीम है। और एक ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स हैं देश में 3-4, ये बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम है उसको हल कर रहे हैं। तो सर, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए सर। जी, देखिए, एमएसएमई बाय डेफिनेशन जो है, आज की डेट में ये डेफिनेशन धीरे धीरे बढ़ती आई है। पहले सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता था, ये क्लासिफिकेशन ही नहीं था। फिर जब एमएसएमई एक्ट आया तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम क्लासिफिकेशन आया, और एंटरप्राइजेस शब्द भी आ गया ना। एंटरप्राइज शब्द का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी एक साइड होगी और सर्विसेज भी हो गई। एंटरप्राइज कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। तो सर्विसेज इंडस्ट्री भी एमएसएमई में पहली बात तो इंक्लूड होती है। दूसरा, डेफिनेशन जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की 2 बेसिक पैरामीटर्स पे होती है। एक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा जो है टर्नओवर। तो जैसे माइक्रो यूनिट जो है, उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ रुपए है, और उसका टर्नओवर लिमिट जो है, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो 25 करोड़। और सिमिलरली मीडियम एंटरप्राइज की जो लिमिट है वो है 25 करोड़, और टर्नओवर हो जाता है 200 करोड़, और मीडियम एंटरप्राइज का 500 करोड़। सो जो भी इन्वेस्टमेंट लिमिट है प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी एग्जैक्ट मैं आपको फिगर दे भी सकता हूँ, मेरे पास होना चाहिए, आई विल जस्ट लुक इट। हाँ, अप टू 2.5 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है माइक्रो की है, स्मॉल की अप टू 25 करोड़ है, और मीडियम की अप टू 125 करोड़ है। और टर्नओवर लिमिट जो है माइक्रो की 10 करोड़ है, स्मॉल की 10 से 100 करोड़ है, और मीडियम की 100 से 500 करोड़ है। तो ये दोनों लिमिट मीट होनी चाहिए। दोनों में से अगर जो एक लिमिट भी एक्सीड हो गई तो वो माइक्रो से स्मॉल में चला जाएगा, स्मॉल से मीडियम में चला जाएगा। और जो इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, वो इस टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये तो एमएसएमई की डेफिनेशन हो गई। और जहाँ तक स्टार्टअप इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DIPTT ने ले डाउन करी है। और इसमें 2 डेफिनेशन है। एक तो जो है नॉर्मल इनोवेटिव स्टार्टअप एंटरप्राइजेस, उनकी एग्जिस्टेंस जो है 10 वर्ष अप टू 10 ईयर्स होनी चाहिए, लाइफ मतलब बेसिकली। और दूसरी जो डीप टेक में एंटरप्राइजेस हैं, इनोवेटिव एंटरप्राइजेस, उनके लिए 20 वर्ष तक फ्रॉम देयर इनकॉर्पोरेशन वो
स्टार्टअप मानी जा सकती हैं। और दूसरी साइड पे उनका टर्नओवर जो है, जो नॉर्मल वाली इनोवेटिव यूनिट स्टार्टअप्स हैं, उनका टर्नओवर 200 करोड़ तक है, और जो डीप टेक में हैं उनकी टर्नओवर लिमिट 300 करोड़ रुपए है। जब ये एक्सीड कर जाए तो वो स्टार्टअप नहीं माना जाता, पर तब तक वो स्टार्टअप माना जाता है, और स्टार्टअप होने के कुछ टैक्स बेनिफिट्स और अन्य बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जी सर, तो एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने का जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सिडबी, उससे जुड़े तमाम सवालों को हमने कवर कर लिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको सारे लोन और सब्सिडी और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आसान भाषा में समझ आ गई होंगी। एमएसएमई बदलाव के इस वीकली शो में हम खास तौर पर छोटे और मध्यम उद्यमियों से जुड़े सवाल लेते हैं और उनका जवाब ढूंढते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आसान भाषा में। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो business@jagranNewmedia.com पर हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं। देखते रहें जागरण बिजनेस।